जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई सभी डीएलएड के छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं आज के क्लास में। और आज देखेंगे हम लोग साइंस का क्लास, ठीक है। तो जो नए छात्र जुड़ रहे हैं और यदि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लगाना होता है और लास्ट में स्कोर बताना होता है। ये रूल आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं और सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी लोग सेट जरूर लगाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन साइंस से आपका क्या कह रहा है। कहता है कि तरंगें जो कि धातुओं में संचरित होती है वो कौन सी तरंग है जो कि धातुओं में संचरित होती है। केवल अनुदैर्ध्य तरंग होती है या फिर केवल अनुप्रस्थ तरंग होती है या दोनों होता है या दोनों में से कोई भी नहीं होता है। तो भाई देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या कहिएगा सर, सी, दोनों, ए और बी दोनों होता है धातुओं में संचरित, ठीक ना। यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग ये दोनों जो है धातुओं में संचरित होती है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट और आपको बताते हैं कि जो आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ये अनुदैर्ध्य तरंग, इसकी क्षमता क्या है मेरे भाई, ये ठोस में भी संचरण कर सकता है, ये द्रव में भी संचरण कर सकता है और इसके अलावा ये गैस में भी संचरण कर सकता है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग में क्या गुण है मेरे भाई, ये ठोस में भी संचरण कर सकता है लेकिन द्रव में ये सिर्फ द्रव के ऊपरी सतह पर, द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ये संचरण कर सकता है, ठीक है, ना कि अंदर में, ठीक है ना। तो ये और गैस में तो करेगा ही नहीं। तो जो अनुप्रस्थ तरंग होता है यह सिर्फ ठोस में या फिर द्रव के ऊपरी भाग में, ठीक है, ऊपरी सतह पर यह संचरण कर सकता है, इतना से याद रखिएगा। और अनुदैर्ध्य जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस सब में जो है संचरण कर सकता है, ठोस में सबसे ज्यादा करता है। याद रहेगा ये पॉइंट, जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि धातुओं में संचरित कौन सा होता है, तो भाई धातु क्या है कहिएगा सर, ठोस पदार्थ होता है। तो ठोस में देखिए दोनों हो रहा है ना, समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो भाई ध्यान रखिएगा, चाबी भरी घड़ी यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा और पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। याद रखिएगा चाबी भरी घड़ी की कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा और कहाँ कहाँ पे होती है, जैसे खींचा हुआ रबर बैंड जो आपका होता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। जो खींचा हुआ तीर धनुष होता है, जैसे कि उसमें तीर फंसा करके और हम खींचे हुए हैं, अभी छोड़े नहीं है तो खींचे हुए हैं, वहाँ पर कौन सा ऊर्जा स्टोर हुआ है, तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, जैसे ही छोड़ेंगे वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार जो ऊंचाई पर कोई वस्तु यदि हम रखते हैं किसी ऊंचे स्थान पर, वहां से उसको गिराएंगे तो गतिज ऊर्जा, लेकिन उससे पहले उसमें क्या कौन सी ऊर्जा होती है, तो भाई उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे आपका कोई डैम हो गया, बांध जो कि ऊंचाई पर स्थित है, वहां से यदि वो उस पानी को हम खोलेंगे तो नीचे एकदम तीव्र गति से नीचे की ओर वो जो है बह करके आएगा, तो उस स्थिति में वहां पर भी कौन सा है, जब तक वो स्टोर है बांध में पानी जितना भी स्टोर है उसमें स्थितिज ऊर्जा भरा हुआ है, समझ गए ना। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब समझ रहे हैं, किसी चीज में स्टोर हुआ है, खींचाव के कारण उसमें अटका हुआ है अभी तक, तो तब तक समझिए उसमें स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे ही छोड़ेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, समझ गए। तो चाबी भरी घड़ी में इसमें स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग में क्या होता है, जब तक वो जो है खींचा हुआ होता है वो होता है स्थितिज ऊर्जा, समझ गए। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, बताइए किस नियम पर रॉकेट कार्य करता है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा कहिएगा सर, सी हो जाएगा। गति का तृतीयक नियम पर आधारित होता है कोई भी रॉकेट, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गति के तृतीयक नियम पर। इसमें एक शब्द होता है संवेग, ठीक है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा समझाते हैं। संवेग वाला फार्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे, द्रव्यमान गुना वेग क्या कहलाता है, कहिएगा सर संवेग कहलाता है। तो देखिए जो रॉकेट लॉन्च होता है, जैसे ये रॉकेट हम मान लेते हैं, ये रॉकेट है आपका, ठीक है, ये रॉकेट लॉन्च होने वाला है। तो ये जब लॉन्च होता है तो इसमें जितना मात्रा में फ्यूल ये नीचे फेंकता है, जो धुआं ये छोड़ता है नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे, जो धुआं की मात्रा है उसको हम द्रव्यमान बोलेंगे, है ना। किसी भी चीज की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और किस वेग से ये नीचे छोड़ रहा है, तो हो गया द्रव्यमान गुना वेग, उसी को क्या कहेंगे, संवेग। तो अब सीधे तौर पर हम क्या कहेंगे कि रॉकेट जिस संवेग से नीचे बल लगाता है वो उसी संवेग से ऊपर भी बढ़ता है, मतलब समझ रहे हैं, द्रव्यमान यानी फ्यूल, और जिस वेग से फ्यूल ये छोड़ता है उतना ही मात्रा में यानी उतना ही भारी ये परमाणु जो आपका रॉकेट है ये ऊपर की ओर जाता है और उसी वेग से जाता है। इसी को कहते हैं संवेग का संरक्षण नियम, मतलब समझे, रॉकेट में संवेग का संरक्षण नियम लागू होता है, समझे। और इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है। तो ये शब्द भी याद रखिएगा, मतलब ये नीचे भी बल लगाता है तो इसी के अपोजिट ऊपर भी बल लगता है और रॉकेट जो है लॉन्च होता है, उसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, समझे। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पर आते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड का समय ले रहा है, तो बताइए भवन की ऊंचाई क्या है। भाई देखिए यहाँ भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, आपको दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है। आप सभी लोग पढ़े होंगे, दूरी वाला फॉर्मूला होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो इस पर बनाना है आपको, बनाइए।
देखिए इसको बनाना शुरू करते हैं, आप सभी लोग आंसर लगाइएगा अपना। देखिए u बराबर यहाँ पर होता है, मतलब u मतलब प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो फिर भी यहाँ पर हम इसको क्या मानते हैं 0, और t है हमारा 4, तो 4 से करेंगे गुना, तो इसको जब गुना करिएगा तो 0 बना देगा, तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता, मतलब यहाँ पर आपको इसका क्रिया करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, सिंपली हम सभी को ये करना है, तो करते हैं इसको। हाफ यहाँ पर रहेगा, कहिएगा हाँ सर रहेगा, और गुना जी क्या है, जी का मान आप सभी लोग पढ़े होंगे 9.8 होता है, ठीक है। और टी यहाँ पर दिया है हमारा 4, समय 4 दे रखा है, इसका स्क्वायर बस कर देना, चूँकि यहाँ पर फॉर्मूला में ही स्क्वायर है। अब इसको आगे करते हैं तो 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, और गुना 9.8 होगा, और उसके बाद क्या होगा, कहिएगा सर 4 चौका 16 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में, कहिएगा सर 8 2 9 16 होता है सर। तो 9.8 और गुना यहाँ पर कर देना आपका 8 इसमें गुना, यानी कि 9 10 और 8 इसमें गुना करिएगा, तो कहिएगा सर 8 8 64 का 4, बाकी यहाँ पर 6, और 9 8 72 73 74 75 76 77 78, यहाँ पर 78 आएगा, और एक अंक के बाद दशमलव, यानी आपका क्या हो जाएगा, कहिएगा सर 78.4 आ रहा है। किस ऑप्शन में मेरे भाई, डी में दे रखा है 78.4। और जो कि ये क्या है, दूरी वाला फॉर्मूला है, एस बराबर दूरी, तो दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, तो 78.4 मीटर। करेक्ट आंसर डी हो गया, समझ गए, इस प्रकार आपको बनाना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप, 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, और 30 दिन का एक महीना है, तो एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट बताइए कितना है। यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, और 30 दिन का महीना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं इसको, सिंपली आप सभी लोग यदि बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो समझाते हैं, समझिए। 60 वाट का 5 लैंप, टोटल वाट कितना हो गया, कहिएगा सर 6 5 30 सर 300 वाट हो गया, ठीक है। पहले वाट की गणना हम लोग करते हैं। यहाँ पर 75 वाट का 4 पंखा, 75 दूना 150, और 150 दूना फिर यानी कि आपका 300, सर 300 हो जाएगा, यानी 75 वाट के 4 पंखे, यानी टोटली कितना हो गया भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 300 वाट ये पंखे वाला, और टोटली हम जोड़ते तो कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 600 वाट निकल करके आ गया। और 600 वाट 6 घंटा तक यूज किया जाता है डेली, तो 6 घंटा इसमें वापस 6 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 के कहिएगा सर 36, और 2 शून्य रख दीजिए, ये 3600 क्या निकल गया, कहिएगा सर वाट घंटा निकल गया, समझे। 3600 वाट घंटा ये एक दिन का है ना, प्रतिदिन 6 घंटे का, या 3600 वाट घंटा है, और इस तरह करके कहता है 30 दिन तक यूज किया जाता है, मतलब अब आपको इसमें 30 से गुना करना होगा, बस करते जाइए बन जाएगा। यहाँ पर करेंगे छौतिया कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 36 इसको अलग हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वापस दूसरी स्लाइड में कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 3600, और गुना करना है यहाँ पर 30 दिन तक, तो 36 18 का 8, बाकी 1, और 3 3 9 1 10, और 3 शून्य आपको वापस रख देना है ना। इतना क्या निकल गया, कहिएगा सर वाट घंटा। अब यहाँ पर बस आप एक चीज़ याद रखिएगा, याद रखने वाला पॉइंट है आपका कि 1 किलो वाट घंटा में 1 यूनिट होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 यूनिट होता है, बस याद इसी पॉइंट को रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दिमाग गई, सर इसमें वाट घंटा है, किलो वाट तो सर नहीं है, तो इसको किलो में पहले आपको बनाना है। किलो में किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको 1000 से देना होता है, इसमें भाग, तो 1000 से भाग दे देते हैं, 3 शून्य खत्म हो जाएगा, कहिएगा हाँ सर खत्म हो जाएगा, कितना बच गया मेरे भाई, कहिएगा सर 108 बच गया, और 108 हुआ हम क्या बोल सकते हैं, किलो वाट घंटा बोल सकते हैं, चूंकि हम इसको किलो वाट में बदल दिए हैं। तो 1 किलो वाट बराबर यदि 1 यूनिट होता है, तो 108 किलो वाट घंटा बराबर कितना होगा, कहिएगा सर 108 यूनिट हो जाएगा, समझ गए। तो यूनिट पूछ रहा था कि बताइए भाई कुल यूनिट कितना है, तो 108 यूनिट है, ऑप्शन ए में दे रखा है, समझ गए। और यदि समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से देखिएगा, बैक करके जरूर समझिएगा इसको, ठीक है ना। ये चूंकि हम लोग के लाइफ में यूज भी होता है ना, बिजली तो सबके घर में यूज होता है, तो इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि एक तरंग, ये भी न्यूमेरिकल है, एक लास्ट ये भी न्यूमेरिकल आपको दिए हैं, इसको भी बनाइएगा। एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो बताइए भाई तरंग की आवृत्ति क्या है। बनाइए इसको, आपको फॉर्मूला दे देते हैं। देखिए एफ बराबर, यानी कि आपका जो है आवृत्ति बराबर, फॉर्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे, n/t होता है, ठीक है। n है आपका चक्रण की संख्या, और t आपका समय है, तो सिंपली अब बन जाना चाहिए, कहिएगा हाँ सर बन जाएगा। n यहाँ पर क्या है, चक्रण की संख्या, तो टोटली 24 है, और t यहाँ पर कितना समय कितना लग रहा है, कहिएगा सर 0.8 सेकेंड लग रहा है। पॉइंट यहाँ पे दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर आएगा कितना, कहिएगा एगो शून्य सर जी आ जाएगा, और 8 से इसको काटिए, 8 तिया 24, 30 आ गया। 30 क्या निकला, तो कहिएगा सर ये चूंकि आवृत्ति है तो इसको हम हर्ट्ज में मापते हैं, तो HZ लिख दीजिए। किस ऑप्शन में 30 HZ, कहिएगा सर ऑप्शन ए में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉर्मली इस फॉर्मूले पर आप बना सकते हैं, ठीक। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि घरेलू खाना पकाने में गैस जो होता है, जिसको हम लोग द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG कहते हैं, इसमें जो मुख्य रूप से क्या मिला हुआ होता है।
तो भाई ध्यान रखिएगा इसमें क्या मिला हुआ होता है, ब्यूटेन आप सभी लोग पढ़े होंगे है ना, तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन मिला हुआ होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी। रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण का प्रहार किया और किसके ऊपर किया, तो कहिएगा सर सोने की परत पे, है ना, सोने की यानी कि एयू की पतली परत पर किया था। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण के प्रयोग से किसका खोज किया था मेरे भाई, कहिएगा सर नाभिक का खोज किया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा नाभिक का खोज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, बताइए क्या कहलाता है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हुआ है, तो कहेंगे विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, सवाल से मिलता जुलता आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको याद रखने वाला 2 पॉइंट आपको लिखाते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है मेरे भाई, इसमें विद्युत रासायनिक ऊर्जा जो है, इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। और जो विद्युत अपघटन सेल होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक में बदलता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये याद रखिएगा। विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत में बदलता है और विद्युत अपघटन सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक में बदलता है। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। यहाँ पर पूछ रहा था कि विद्युत धारा का रासायनिक तरीके से यदि अभिक्रिया हुआ है तो उसको विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है बताइए समांगी मिश्रण किसको कहेंगे। समांगी मिश्रण का यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, बताइएगा कौन सा सही है। तो भाई देखिए समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, यानी कि जब उस पदार्थ को हम देखेंगे तो उसमें पता ही नहीं चलना चाहिए कि किन किन पदार्थों को मिलाया गया और कितना मात्रा में मिलाया गया, आपको वो मात्रा दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से मिल जाना चाहिए, उसी को कहते हैं समांगी मिश्रण। तो भाई इसका यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा पीतल। ठीक है, पीतल जो बना हुआ होता है किसका, कहिएगा सर कॉपर, जिंक और जस्ता से बनता है ना, तो कॉपर और जिंक से, तो इनके मिश्रण से क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। तो पीतल में कितना परसेंट, ये तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि हाँ इतना परसेंट कॉपर और इतना परसेंट जिंक मिलाया जाता है, ये बात ठीक है। लेकिन जब आप पीतल को देखिएगा तो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कितना कॉपर मिलाया हुआ है, कितना जिंक मिलाया हुआ है। तो जब अच्छे तरीके से मिल जाता है उसी को कहते हैं समांगी मिश्रण, समझ गए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सबसे सटीक उदाहरण पीतल। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, बताइए स्फटिक जो है वो रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है, ये पूछ रहा है, स्फटिक है क्या। तो भाई देखिए इसका रासायनिक फार्मूला होता है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, समझ गए। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये समझ रहे हैं, ये है क्या, जैसे प्रकृति में ये रेत यानी कि बालू के रूप में पाया जाता है या फिर पत्थर के रूप में पाया जाता है। कई सारा देखिएगा अंगूठी वगैरह जो बनाया जाता है, देखिएगा सफ़ेद पत्थर जैसा, उस पर जो है सफ़ेद पत्थर का जो अंगूठी बनाया जाता है वो स्फटिक का ही बना हुआ होता है ना। तो उसका रासायनिक फार्मूला क्या हो जाता है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्फटिक क्या है, तो भाई एक पत्थर के रूप में जो है हमारे प्रकृति में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, बताइए। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो देखिए इसका सबसे सटीक आंसर मेरे भाई यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या होता है कहिएगा सर, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। इसको थोड़ा सा आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, सवाल को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं। देखिए छोटा कर लें क्या थोड़ा सा, अच्छा मैक्सिमम छोटा हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए इसको समझाते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कहिएगा सर मैग्नीशियम का हम लोग पढ़े हैं 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 8 10 हो गया 2, ये 2 ये किसी को देना चाहेगा, है ना। इसकी संयोजकता कितना होता है, कहिएगा सर 2 होता है। अच्छा क्लोरीन का क्या होता है, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बारे में पूछ रहा है। क्लोरीन का कितना होता है, कहिएगा सर 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2 8 और 7, यही हो जाएगा, 2 8 10 और 7 17 हो गया। लेकिन ये चाहेगा कि हमको एक कोई दे दे तो हम स्टेबल हो जाएं। तो मैग्नीशियम कहता है कि भाई हम 2 देने के लायक हैं, और क्लोरीन कहता है कि भाई हम तो एक ही लेने के लायक हैं। तो मैग्नीशियम कहता है क्लोरीन से, है ना, आम भाषा में आपको समझा रहे हैं, ऐसा कहता नहीं है। तो मैग्नीशियम कहता है क्लोरीन से कि भाई तुम 2 हो जाओ तो भाई हम एक एक दोनों को दे दें। कहता है ठीक है हम यही करते हैं। तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि Mg का 1 अणु, ठीक है, और आपका जो है क्लोरीन का 2 अणु C2, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करता है तब जाकर के आपका एक यौगिक का निर्माण होता है, वो MgCl2 कहलाता है। समझ गए, MgCl2 आप सभी लोग पढ़े होंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, समझे। तो MgCl2, Cl यहाँ पर 2 रहेगा, दोनों को एक एक ये दे जो है अपना संयोजकता जो इसका 2 होता है, ये एक एक दोनों को दे देगा इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो होता है यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, तो कहिएगा सर प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु जो है
वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन जो है एक ले लेता है, MgCl2 का निर्माण हो जाता है। समझे, यही ये पूछ रहा था। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, इसको वापस थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है? वह तरल पदार्थ जो ऑक्सीकारक और अवकारक, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोला जाता है। रासायनिक फॉर्मूला पूछे तो H2O2, H2O2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ये ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के रूप में कार्य करता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंधन होते हैं? बताइए, ये जो चारों ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें द्विबंधन किस में होगा, किस अणु में? तो देखिए, इसको करके देखते हैं। करके देखिएगा, पता चल जाएगा। NH3 का यदि हम सभी लोग इसका ये बनाए, सिंबल बनाए, तो किस प्रकार से बनेगा? यहाँ पर H जोड़ेगा, यहाँ पर H जोड़ेगा, यहाँ पर H। चूंकि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, इसका संयोजकता 3 होता है। तो देखिए 1 2 3 3 बॉन्ड इसको मिल गया, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो एक एक मिल गया है सबको, हाइड्रोजन को भी। तो इस प्रकार से इसका हो गया। क्लोरीन Cl2 का किस प्रकार होगा? तो कहिएगा सर Cl इधर से, Cl इधर से, इसका संयोजकता एक ही होता है। अभी आपको बताएं तो एक एक दोनों को मिल गया। समझे, इधर से इसको मिल गया, इधर से इसको मिल गया, है ना। तो इसमें एक बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार से जब आप ऑक्सीजन का लीजिएगा, ऑक्सीजन का हम यदि लेते हैं तो यहाँ पर O होता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, और तब जाकर के फिर वापस O होता है। इसका सिंबल इस प्रकार से बनता है। और H2O का बनाते हैं तो H यानी कि O यहाँ पर रहेगा, और इसमें कहीं पर भी आप 2 H जोड़ दीजिए तो H2O। देखिए H दूगो हो गया, H2O, इसका सिंबल इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि द्विबंधन किस में होता है। देखिए ना, दूगो बॉन्ड किस में बन रहा है? कहिएगा सर जी O2 में बन रहा है। तो C यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर C परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है? यानी किसी पदार्थ को जलने के लिए कौन सा शर्त यहाँ पर होना चाहिए? ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ करके देखिए और जवाब दीजिए। तो कहिएगा सर अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति। जब अदहनशील है तो फिर दहन कैसे हम बोल सकते हैं? उसको जलेगा ही नहीं, वो पदार्थ जलेगा ही नहीं, उसी को तो अदहनशील पदार्थ यहाँ पर बोल रहा है। अगला कहता है दहन के अपोषक पदार्थ। अपोषक नहीं होगा, पोषक पदार्थ कहें तो सही है। अच्छा, अगला कह रहा है कि पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये सही है। और अगला कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। भाई कोई भी पदार्थ जलता है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, ना कि अनुपस्थिति। समझ रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे सटीक आंसर सी, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ जल सकता है उस उतना तापमान होना चाहिए, तभी कोई पदार्थ जलेगा। तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति बोल सकते हैं। सबसे सटीक आंसर सी होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी मजेदार है। कह रहा है कि 6C14 तथा 7N14 उदाहरण है किसका? बताइएगा। मेरे भाई पिछले क्लास में आप सभी को बताए थे कि यदि नीचे जो होता है ये परमाणु संख्या होता है, तो यदि ये समान हो तो उसको हम बोलते हैं समस्थानिक। यानी इसका स्थान समान हो, परमाणु संख्या समान हो तो उसको समस्थानिक बोलेंगे। तो ये तो यहाँ पर 6 है और इधर 7 है, तो समस्थानिक तो भाई नहीं है। लेकिन ऊपर आप देखिएगा तो ऊपर वाला आपको बताए थे ये होता है परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और परमाणु द्रव्यमान समान हो तो उसको हम समभारिक बोलेंगे, यानी भार समान, तो उसको हम समभारिक बोल सकते हैं। समझ गए, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यानी द्रव्यमान समान तो बोलेंगे भार समान, समभारिक कहलाता है। समझे, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए मेरे भाई। देखिए, पूछ रहे कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है किस प्रकाश के रंग में? है ना, प्रकाश के कौन से रंग में, ऐसा बोलेंगे, उल्टा नहीं बोलना है। तो भाई क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कहिएगा सर लाल रंग में सबसे बढ़िया तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? कोई एक पौधा है, देखिएगा कहीं पे ताड़ वगैरह का गांव वगैरह में देखिएगा जो ताड़ का पेड़ होता है उसी के ऊपर देखिएगा बरगद वगैरह वाला पेड़ भी उग जाता है, पीपल का उसी में उग जाता है। तो ये क्या कहलाता है? एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? देखिए, इंग्लिश में कहलाता है एपीफाइट, और हिंदी में क्या कहलाता है? कहिएगा सर अधिपादप। इसलिए कहते हैं ना मेरे भाई, थोड़ा बहुत आपको साइंस यदि पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रखना होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में एपीफाइट बोलते हैं और अधिपादप इसी को हिंदी में कहा जाता है। तो याद रखिएगा, या तो एपीफाइट ऑप्शन में मिलेगा आपको या अधिपादप भी मिल सकता है। अच्छा, जलोद्भिद किसको कहते हैं? तो वैसा पौधा जो नमी या फिर पानी में उग सकता है जलोद्भिद कहलाता है। समझ गए। मरुद्भिद अच्छा किसको कहते हैं? तो वैसा पौधा जो कि रेगिस्तान वगैरह में, शुष्क जगह में, कम पानी वाला रेतीली जगह में जहाँ पर उगता है वो, उसको मरुद्भिद कहते हैं। और हेलोफाइट याद रखिएगा, ये भी इसी से मिलता जुलता है, बस इसमें क्या होता है, ये पानी वाला जो लवण वाला पानी होता है वहाँ पर ये उगता है। जैसे समुद्री वाला इलाका में देखिएगा लवणीय जल जो होता है
नमक वाला जल, वहाँ पर इस प्रकार के पौधे उगते हैं, उसको कहा जाता है हेलोफाइट। तो याद रखिएगा, जल में उगने वाला जलोद्भिद, जो शुष्क जगह में, रेतीले जगह में, जहाँ पर पानी का अंश कम हो, सूखा स्थान हो, उसको बोलते हैं, वहाँ पर उगने वाले पौधे को मरोद्भिद कहते हैं। और आपका हेलोफाइट क्या हो जाएगा, जहाँ पर लवण वाला पानी, नमक वाला जल हो, वहाँ पर उग जाए उसको हेलोफाइट। और एपीफाइट बोलते हैं कि इसको जो दूसरे पौधे पर उग जाए उसको एपीफाइट या अधिपादक कहते हैं। याद रहेगा ना। अच्छा, जो हेलोफाइट होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है नमक सहिष्णु। नमक सहिष्णु पौधा भी बोला जाता है, तो ये शब्द भी याद रखिएगा, नमक सहिष्णु। एग्जाम में पूछ लेंगे नमक सहिष्णु पौधा अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो भाई हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एम्फीबियंस का नेचर कैसा होता है। एक बार फिर से बोल रहे मेरे भाई, इंग्लिश का नॉलेज थोड़ा बहुत तो होना चाहिए आपके पास। एम्फीबियंस ये इंग्लिश नाम है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एम्फीबियंस उस प्राणी को कहते हैं जो जल और थल दोनों जगह समान रूप से यानी आसानी से रह सकते हैं, जो दोनों जगह रह सकते हैं एक ही तरीके से समान रूप से, है ना, थोड़ा सा भी उसको विचलन पैदा ना हो, जल और थल दोनों जगह रह सकता है, उसी को एम्फीबियंस वर्ग के अंदर रखते हैं। देखिए एम्फीबियंस जो है मेरे भाई ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक। यदि एग्जाम में ये भी पूछा जाए तो याद रखिएगा। इसका जो इंग्लिश नेम होता है, इंग्लिश में AMPHI, एम्फी माने होता है दोहरा, ठीक है, दोहरा। और इसमें जो BIOS होता है इसका मतलब होता है जीवन, यानी दोहरा जीवन जीने वाला जल और थल दोनों जगह समान रूप से रहने वाला एम्फीबियंस वर्ग के प्राणी कहलाते हैं। याद रहेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा ये क्या कह रहा है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में यानी किस पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है। बताइएगा उत्पाद कौन सा नहीं है, पौधों का कौन सा उत्पाद नहीं है। देखिए टेनिन भी एक प्रकार से ये पौधे से निकलता है, गोंद भी निकलता है, लेटेक्स भी निकलता है। यानी जो गोंद होता है लिक्विड के रूप में, है ना, वो पौधों से ही उसके पसीने के रूप में निकलता है, उसी प्रकार से पसीने के रूप में लेटेक्स निकलता है, टेनिन निकलता है। लेकिन भाई यूरिक एसिड ये नहीं होगा। यूरिक एसिड हमारे जो इंसान होता है, इंसान के मूत्र में पाया जाता है यूरिक एसिड, है ना। तो ये भाई कोई पौधा नहीं है कि यूरिक एसिड निकालेगा पसीने के रूप में। हम लोग में भले निकलता है, इंसान के रूप में इंसान में ये निकलता है, कोई पौधों में नहीं निकलता है ना। तो वही कह रहा है उत्सर्जन माने कि जो हम लोग बाहर निकालते हैं मल को, उसी को उत्सर्जन कहा जाता है। तो भाई टेनिन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, लेटेक्स हो जाएगा, ये पौधों में पाया जाता है, निकलता है उसके द्वारा। ठीक है, जो उत्पाद के रूप में यानी कि इसके उसका जो उत्पाद बनाया जाता है ना। तो गोंद से लेटेक्स हो गया, ये सब तो आप लोग खरीदते ही होंगे। लेकिन यूरिक एसिड नहीं होता, ये इंसान में होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। समझे। तो क्लास आप सभी का एंड होता है। आप सभी का स्कोर क्या रहा, टोटल 20 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आप लोग पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, जरूर से प्लेलिस्ट के लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा, सारा क्लास दिख जाएगा, एक एक करके सबको देख लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप सब लोग फ्री में PDF चाहते हैं तो पता ही होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री में, टेलीग्राम फ्री में ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई पैसा वगैरह नहीं लग रहा है। ठीक है, फ्री में आप सभी को PDF भी मिल जाता है। ठीक, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।